यहाँ देखिए, ये सैंपल को हमने ग्लिसरॉल में लेटाइज किया है, मतलब कि जैसे जो भी सैंपल है आप उसमें पहले ग्लिसरॉल के अंदर सैंपल आप डालते हैं, ठीक है। फिर हमने जेनॉन जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं उससे हमने बॉम्बार्डमेंट किया। बॉम्बार्डमेंट करने के बाद यहाँ से पॉजिटिव आयन निकले। सैंपल पर जब हमने डाला ग्लिसरॉल एटम, सैंपल प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। जब हमने जेनॉन जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स हैं, उन्हें हमने सैंपल पे डाला, तो ये सैंपल के जो पॉजिटिव है वो निकले, और फिर निकलने के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें मैं आपको वो फिर से जस्ट मैं आपको हाँ ये मैं करूँ, इसको जरा थोड़ा ऊपर ला देना बेटा। चलो मैं थोड़ा देखिए, फर्स्ट ये वाली टेक्निक है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन टेक्निक, इस तरफ का दिखाई नहीं देगा, मैं नोट में इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन ये एजे जेम्सन ने डिस्कवर की थी, और मैंने जैसा आपको बताया हाँ ये मैग्नेटिक, यहाँ देखिए हमने गैसियस फॉर्म में सैंपल को चैम्बर में एंटर किया। आप देखिए ये वाले मैग्नेटिक में यहाँ ऊपर नीचे मैग्नेट लगे हुए हैं, ठीक है। ये मैग्नेट किस लिए लगे हैं कि जब आयनाइजेशन होता है, बॉम्बार्डमेंट होता है, तो वो हिल जाता है, ठीक है। ये नहीं, इसलिए हमारे मैग्नेट का भी सपोर्ट, ठीक है। और फिर यहाँ से जैसे बताया वो ड्रिफ्ट होता है। आप लोग यूज कर दीजिए, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं इसमें नोट्स में। देखिए कितनी कम चाहिए होती है, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁹ मीन्स माइक्रोग्राम्स में आपको सैंपल चाहिए। अभी दो चार चीजें और बता दूं, क्या देखिए अब इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके ईआई के। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने नाइट्रोबेंजीन का आयनाइजेशन किया, तो जो आयनाइजेशन पैटर्न है वो कहीं पर भी आप जब करेंगे ईआई, तो वो आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि एक बार एक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है, दूसरी बार दूसरा फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है। तो यहाँ रिप्रोड्यूसिबिलिटी में हर बार आपको वही रिजल्ट मिलेगा। फिर डिसएडवांटेज क्या है, सिर्फ पॉजिटिव आयन ही डिटरमाइन कर सकता है, रेडिकल और इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन नहीं कर सकता। हाई आयनाइजेशन एफिशिएंसी, मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए इसके लिए, एंड सैंपल जो है वॉलेटाइल फॉर्म में ही चाहिए होता है। एक्सटेंसिव फ्रेगमेंटेशन अगर मतलब बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेशन, यहाँ मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए डोडेकेन है आपका मॉलिक्यूल, डोडेकेन मतलब C12 वाला अल्केन। जब आप इसका फ्रेगमेंटेशन करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं, तो जो मॉलिक्यूलर वेट आता है C12 का, उसकी जो पिक है वो इतनी कम आती है कि हम उसे एनालाइज नहीं कर पाते, पता ही नहीं चलता कि वो है भी, ठीक है ना। तो हमारा जब लंबी चेन वाला, लॉन्ग श्रृंखला वाला जब मॉलिक्यूल होता है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हम सही
से ढंग से नहीं पता कर पाते हैं। तो ये इसकी क्योंकि फ्रेगमेंटेशन पूरे मॉलिक्यूल का होता है तो ये हमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। फिर नो इंटरफेस, मतलब कोई भी आप उसके साथ सपोर्ट नहीं लगा सकते। इंटरफेस टू जीसी, जीसी पॉसिबल, जीसी माने गैस क्रोमेटोग्राफी। तो हम जो है गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो, जैसे मान लीजिए हमने गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ कनेक्ट किया, वो वेपर फॉर्म में फिर कहाँ जा रहा है, आपके पास EI में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट में आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए नाइट्रोबेंजीन के साथ में डाई नाइट्रोबेंजीन भी मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, तो वो पहले नाइट्रोबेंजीन का फ्रेगमेंटेशन करके उसका मॉलिक्यूलर मास बताएगा, फिर मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन का फ्रेगमेंटेशन करके उसका मॉलिक्यूलर मास बताएगा। इस तरह से हम जो है इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी एक और लिमिट है कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, लोअर मास, यहाँ तो अभी अच्छे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, तो पहले तो 300 मतलब डाल्टन का ही मास, मतलब मॉलिक्यूलर ग्राम पर मोल जो है 300 की लिमिट थी, अभी तो और थोड़े एडवांटेज आ गए हैं, तो वो है 600 डाल्टन। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है किसी मॉलिक्यूल का, मतलब ये 600 तक ही डिटरमाइन कर सकता है, उससे ज्यादा हायर मॉलिक्यूलर मास वाले डिटरमाइन नहीं कर सकता, ये इसकी लिमिट है। ठीक है, फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटरमाइन हो जाता है फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है ना, जैसे इसमें अगर हमने टॉल्विन का किया तो टॉल्विन में मिथाइल निकल गया, बेंजीन आ गया, बेंजीन के आगे फ्रेगमेंटेशन आ गए, तो हमें पता चल जाता है कि ये टॉल्विन मॉलिक्यूल है। फिर सर्टेन टाइम्स रीअरेंजमेंट भी हो जाता है, जैसे कि आपके सिलेबस में है मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट, तो ये सब थोड़ी से डिसएडवांटेजेस भी है, ये मैंने मेंशन की है इस वाली नोट में। अब ये मैं एक मॉलिक्यूल बता रही हूँ, देखिए कोई भी मॉलिक्यूल ई, राइट, अब इससे हमें पॉजिटिव आयन रेडिकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का और एक इलेक्ट्रॉन हमारे टंगस्टन फिलामेंट का। अब मिथेनॉल मॉलिक्यूल का हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मिथेनॉल को हमने इलेक्ट्रॉन से बम्बार्टमेंट किया, क्या बना, CH3OH प्लस रेडिकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का और एक इलेक्ट्रॉन टंगस्टन फिलामेंट का। अब यहाँ देखिए फ्रेगमेंटेशन हुआ, CH2OH प्लस, ये है MZ31, या शायद दिखाई दे रहा है या नहीं आपको पता नहीं, प्लस यहाँ H रेडिकल। तो ये जो MZ मॉलिक्यूलर मास है CH2OH, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि मिथेनॉल में मतलब कि ये वाली जो पिक अगर दिखाई दी तो ये मॉलिक्यूल जो है वो मिथेनॉल है। तो इसमें और फ्रेगमेंटेशन होंगे, एक आपको 30, इसका टोटल मास कितना है 32, एक H निकल गया 31 पे दिखाई देगा, फिर एक आपको दिखाई देगा पॉजिटिव आयन 3 पे। ठीक है, इस तरह से आपको जो है मॉलिक्यूलर मास दिखाई देगा। तो ये आपका पैटर्न मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, इस तरह से मास होता है। ये है आपका, ये इंटेंसिटी, ये MZ या ME मॉलिक्यूलर मास। अब मैंने लिया है मिथेनॉल, मिथेनॉल का ME इज इक्वल टू 32 है। अब इसमें से एक H निकल गया तो CH2OH प्लस प्लस H है, इसका ME जो है वो 31, तो एक तो हमें दिखाई देगा 32 पे, ठीक है, और 31 पे हमें बड़ी सी पिक दिखाई, 31 पर ये है CH2 प्लस। फिर आपको मिथाइल प्लस OH रेडिकल है, तो इसका 15 पे दिखाई देगा, 15 पर इस तरह से कार्बन और 12 H1, इस तरह से आपको एक जो है
दिखाई दिया बेटा आप लोगों को? मैंने थोड़ा सा स्क्रीन शेयर नहीं किया था। ठीक है, इस तरह से आपको स्पेक्ट्रा दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है केमिकल आयनाइजेशन है। इसका सिस्टम देख लीजिए आप। इसमें बताया नहीं परमानेंट में, ये एम जो है एनालाइजर, और इस सिस्टम में आप गैस यहाँ देखिए रिएजेंट गैस। ठीक है, एक्सिस में हम रिएजेंट गैस कौन सी है? मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर एंड ब्यूटेन, ये गैस हम इसमें इनलेट करते हैं। तो जो सैंपल है उसके साथ में मिक्स होती है और फ्रेगमेंटेशन देती है, और ये जो है आपका सॉफ्ट आयनाइजेशन है। इसके लिए कम एनर्जी, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने सारी चीजें मेंशन की हैं। इसके लिए हमें EI से कम एनर्जी की जरूरत होती है, 30 इलेक्ट्रॉन। इसका एडवांटेज ये है कि अगर बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसका भी हम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि सॉफ्ट आयनाइजेशन है, तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कंपेयर टू EI। यहाँ इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, करीब कैपेसिटी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू EI। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया इस तरह से प्रोटोनेट हुआ, और CH4 अगर अमोनिया है तो इस तरह से। ठीक है बेटा, मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड। अब ये है फील्ड डिसॉर्प्शन, जो मैंने आपको बताया किस तरह से ये डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ देखिए, ये कॉम टाइप बता रखा है मैंने आप लोगों को। यहाँ देखिए, एनर्जी कम चाहिए कंपेयर टू योर CI से कम एनर्जी चाहिए, 20 किलो वोल्ट चाहिए, और जबकि CI में हमें 30 के आसपास चाहिए थी, और EI में उससे भी ज्यादा 70 चाहिए। ठीक है, ये देखिए कॉम टाइप, ये मेटल कॉम बना हुआ है ना। तो इस मेटल कॉम को हम पहले जिस किसी की भी एनालिसिस करनी होती है उसमें डीप कर देते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं सैंपल के, वो इस पे टिप्स पे लग जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से एनर्जी देते हैं, है ना, उसको इग्नाइट करते हैं। इग्नाइट करते हैं तो सैंपल का जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है, और सैंपल का जो पॉजिटिव पार्ट है वो आगे MS के लिए ले जाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं। ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। हाँ, ये देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ दे रखा है, ग्लूकोज का एग्जांपल लिया है। इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, 10,000 डाल्टन तक हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ये देखिए, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जैसे मॉलिक्यूलर मास 180 है, तो डायरेक्टली जब हम इसका मास निकालेंगे फील्ड डिसॉर्प्शन से, तो आपको एक ज्यादा मिलेगा, मतलब 179 है तो उसकी जगह कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। तो वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो जैसे ग्लूकोज इंडस्ट्री है, तो वहाँ हमें जरूरत पड़ती है इस तरह के मास फैक्टर की। इसके अलावा हम जो है और भी पेट्रोलियम फ्रैक्शन भी हम डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है FAB, फास्ट एटम बॉम्बार्डमेंट। ये भी आपका सॉफ्ट आयनाइजेशन है। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जॉन कैनेडी, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था जिसका मर्डर हुआ था, है ना, उसे बुलेट लगी थी, गोली लगी थी ना, तो गोलियां 2 जगह से चली हैं। इसकी एनालिसिस FAB से की गई थी, क्योंकि आयरन एबेंडेंस जो होता है जैसे आयरन का, वो अगर डिफरेंट जगह से है तो उसका आयरन एबेंडेंस सही, मतलब एक जैसा नहीं होगा। तो उसे जो है डिटरमाइन किससे किया गया था, FAB से किया गया था। तो यहाँ देखिए, पहले आप अपने सैंपल को जो है मैट्रिक्स में डिसॉल्व करेंगे, ग्लिसरॉल में जेनॉन, जो कि रेडियोएक्टिव है, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जेनॉन प्लस आयनाइज हुआ। यहाँ मैंने बता रखा है किस तरह से फास्ट एटम बम्बार्डमेंट हुआ।
लैटाइस पे, और फिर क्या इजेक्ट हुए, पॉजिटिव पार्टिकल इजेक्ट हुए। ठीक है, ये मैं 2-3 फिगर बता देती हैं। ये भी सॉफ्ट आयनाइजेशन है, और एमिनो एसिड सीक्वेंस वगैरह के लिए भी कार्बोहाइड्रेट एंटीबायोटिक को डिटरमाइन करने के लिए इसे काम में लेते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं बेटा, नेक्स्ट टाइम और आ रहा है समझ में आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज 24 है। Yes, ma'am. ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय जन्माष्टमी टुडे, जन्माष्टमी इज देयर। और बेटा एक बात, Thank you, ma'am. Same to you. और बेटा मैं Thank you, ma'am. कहती हूँ कि आप सब लोग पढ़ाई करो। देखो मैंने कहाँ तक करवा दिया है, इंस्ट्रूमेंटेशन करवा दिया है एंड 4 आयनाइजेशन पार्ट। इसके बाद में हम लोग फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, मैकले पार्टी, ये सब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो अब आप लोग पढ़ना सीरियसली शुरू कर दो, एग्जाम जब होंगे हमें अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, Yes, yes. ओके, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, वेलकम।